Hello everyone, welcome back to this channel. I'm Diksha. So as you know that we are continuing with chapter The End of Bipolarity, and now we are going to deal with last topic of this chapter, that is India and post-communist countries. Clear? India and post-communist countries. So here अगर आपके क्वेश्चन पेपर में या अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज़ इंडिया रशिया रिलेशन, राइट। दिस टॉपिक इज़ अबाउट इंडिया रशिया रिलेशन। इंडो रशियन रिलेशन आपको कहीं पर भी किसी भी बुक में, मतलब ऐसे एनसीईआरटी आई एम टॉकिंग हियर, तो आपको एनसीईआरटी में एज इन यूं के यूं आपको इंडो रशियन रिलेशन कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टॉपिक नहीं मिलेगा। तो आपको जो इंडो रशियन रिलेशन पढ़ने हैं वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक से पढ़ने हैं, दैट इज़ इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। क्लियर? तो इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ की जब हम बात करेंगे तो इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ बेसिकली मीन्स द कंट्रीज़ विच आर डिसइंटीग्रेटेड फ्रॉम द इरेस्टवाइल यूएसएसआर। तो हम जब पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली यूएसएसआर से जो डिसइंटीग्रेट होकर रशिया हमारे पास बना है, हम उसकी बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, राइट। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने हर एक पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री के साथ बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखे हैं और वी कैन से दैट वी आर इन गुड टर्म्स विद एवरीवन। क्लियर? अब इन जितने भी कोर्डियल रिलेशन, कोर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली, तो हमने फ्रेंडली रिलेशन हर किसी कंट्री के साथ मेंटेन करके रखे हैं। बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो स्पेसिफिकली रशिया के कंटेक्स्ट में या इसके पर्सपेक्टिव से सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन हम रशिया के साथ शेयर करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन हम रशिया के साथ क्यों शेयर करते हैं? इट मीन्स देयर मस्ट बी सम लॉजिकल रीज़न बिहाइंड दिस। कुछ तो रीज़न यहाँ पर नहीं होंगे इंडो रशियन गुड रिलेशंस के पीछे या गुड टर्म्स के पीछे, तो वही रीजंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, राइट। तो हियर व्हाट वी कैन से कि इंडिया और रशिया काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसीज़ लेकर आते हैं एक दूसरे के साथ। इंडिया का रिलेशन रशिया के साथ काफ़ी अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी है। इंडो रशियन रिलेशन की अगर हम बात करें तो ये आज से नहीं है, या हम ये नहीं कहेंगे कि आफ्टर 1991 या पोस्ट डिसइंटीग्रेशन ये रिलेशन बने। पोस्ट डिसइंटीग्रेशन ये रिलेशन नहीं बने, 1991 से पहले भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन रशिया के साथ रहे हैं। और वी कैन से इन शॉर्ट दैट रशिया इज़ आर ऑल वेदर फ्रेंड। रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। क्लियर? जब भी हमें ज़रूरत हुई ना, जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं कि जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तो दे आर ऑलवेज देयर विद यू। सो इन द सेम मैनर रशिया हमारे साथ एक बेस्ट फ्रेंड की तरह बिहेव करता है और रशिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत पुराने हैं। क्लियर? और जो रिलेशन है उनका बेस आधार है आपका ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। जो आपके कॉमन इंटरेस्ट हैं, मतलब हमारे और रशिया के जो कॉमन इंटरेस्ट हैं और हमारे बीच का ट्रस्ट, वो हमारा मेन बेस रहा है हमारे रिलेशंस का। क्लियर? दोनों की ही जो परसेप्शन है, पॉपुलर परसेप्शंस हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, वो मैच करती हैं। वाइब्स, और वी कैन से कि वाइब्स हमारी अच्छी मैच करती हैं। क्लियर? तो जैसे हम एग्जाम्पल लें तो जैसे राज कपूर साहब हैं या हमारे अमिताभ बच्चन हैं, तो उनके नाम आपको बहुत कॉमनली रशिया में सुनने को मिल जाएंगे। रशिया एज वेल एज कुछ पोस्ट या हम कह सकते हैं मल्टीपल पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ में भी आपको ये नाम कॉमनली मिल जाएंगे। क्लियर? अमिताभ बच्चन एंड राज कपूर। सो दिस नेम यू कैन हियर ईजिली। एंड आप हिंदी फिल्म, हिंदी सॉन्ग की जो हैं वो आप इजीली सुन सकते हैं हर एक रीजन में पोस्ट सोवियत कंट्रीज़ के। तो दिस इज़ काइंड ऑफ रिलेशन वी आर इन विद रशिया, राइट। सो हियर इफ़ वी टॉक अबाउट इंडो रशियन रिलेशन, तो इंडो रशियन रिलेशन पे आपके एक तो इकोनॉमिक रिलेशन बहुत हैं। देखो, कोई भी आधार जब इंटरनेशनल रिलेशन का होता है तो वो कुछ पर्टिकुलर लॉजिक्स पर होता है, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटी, सिक्योरिटी और वी कैन से मिलिट्री। इन शॉर्ट, इकोनॉमिक, पॉलिटी, मिलिट्री, सोशल और सोशियो कल्चरल, राइट। सोशल को ही हम सोशियो कल्चरल भी बोलते हैं। क्लियर? तो सोशल और कल्चरल कुछ हमारे पास होते हैं लॉजिक्स। क्लियर? सो इंडिया एंड रशिया अपने बहुत सारे विज़न रखता है। जैसे एक विज़न हमने इस चैप्टर में पढ़ा है बार बार, दैट इज़ मल्टीपोलर रीजन। तो मल्टीपोलर रीजन जो है उसके डोमिनेंस के लिए रशिया भी ट्राई कर रहा है एंड देन इंडिया इज़ ऑल्सो ऑन द अर्ज ऑफ दैट। क्लियर? तो इंडिया भी कहीं ना कहीं
स्टैंड करता है स्ट्रांगली. सो व्हाट दे मीन बाय मल्टीपोलर वर्ल्ड. अब जब अगर हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करें कि इंडिया और रशिया दोनों मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो वी कैन से कि मल्टीपोलर वर्ल्ड से दे आर नॉट सेइंग दैट वी वांट टू रूल ओवर द वर्ल्ड. हियर इट मीन्स को एग्जिस्टेंस, peaceful coexistence of several powers in the international system. This is the meaning, right? And collective security होनी चाहिए. collective security in which an attack on any country, मान लो कि अगर कोई भी कंट्री जो कि पार्ट है इस मल्टीपोलर का, मल्टीपोलर मतलब मैनी कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर, राइट? तो मल्टीपोलर का अगर कोई कंट्री हिस्सा है और किसी एक कंट्री पर अटैक होता है, किसी एक कंट्री की डिग्निटी पर अटैक होता है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज द अटैक ऑन द डिग्निटी ऑफ द होल ग्रुप. ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल कर आती है. क्लियर? तो ये थ्रेट माना जाएगा हर एक कंट्री को. फॉर इंस्टेंस अगर रशिया पर अटैक होता है तो देयर विल बी अ थ्रेट टू इंडिया एज वेल. सो दिस इज द मीनिंग इन सिंपल टर्म्स. तो वी कैन से कि जब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि इन लोगों के बीच में बहुत हाई लेवल पे और वी कैन से ग्रेटर रीजनलिज्म हमें देखने को मिलता है. रीजनलिज्म मतलब जो आपका एरिया है उस एरिया से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं. जैसे एशिया, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर पार्ट ऑफ हरियाणा. अगर हम हरियाणा का पार्ट हैं और हरियाणा में हम, हरियाणा कम्स अंडर इंडिया या हरियाणा कम्स इन इंडिया, इन द डोमेन ऑफ इंडिया, तो हरियाणा पे अगर कोई अटैक है तो इट मीन्स देयर इज एन अटैक ऑन दी इंडिया, राइट? तो ऑन द डिग्निटी ऑफ इंडिया, और वी कैन से लाइक दैट. सो इन द सेम मैनर ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन सब कंट्रीज़ की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर. क्लियर? तो कुछ ऐसी कॉमन ग्रेट रीजनलिज्म नेगोशिएशंस रखते हैं ये, जैसे नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ ऑल कंट्री. हर एक कंट्री की अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, राइट? तो मतलब ये सॉवरेनिटी को यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हैं. दिस इज़ द मीनिंग इन सिंपल टर्म्स. आफ्टर दिस अगर हम इंडिया और रशिया की बात करें, इफ़ वी कम बैक टू इंडिया एंड रशिया, तो इंडिया और रशिया अपने रिलेशन काफ़ी अच्छे शेयर करते हैं. इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारे इंडिया और रशिया के बीच में 80 बायलैटरल ट्रीटीज साइन हुई हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं. क्लियर? तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम काफ़ी अच्छी टर्म्स में हैं. तो काफ़ी अच्छी टर्म्स में 80 बायलैटरल एग्रीमेंट का मतलब क्या है? 80 बायलैटरल, बायलैटरल मतलब जो कि म्यूचुअल डिसीजन पर या म्यूचुअली कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट साइन किए गए हैं. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट हियर, राइट? हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया एज पार्ट ऑफ इंडो रशिया स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001, राइट? तो इंडो रशिया स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001, 2001 में ये कुछ आपके एग्रीमेंट साइन किए गए थे इंडिया और रशिया के बीच में. आफ्टर दिस, अब ये 80 तो उस टाइम के थे. वी कैन से कि मोर देन दैट वी आर इन कॉमन इंटरेस्ट विद वन अनदर. इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप विद रशिया ऑन इशूज़ लाइक, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है रशिया का कश्मीर इशू पर, जहाँ पर हमें पता है कि यूएन में, क्योंकि कुछ एजेंसीज जो होती हैं वो आपको स्ट्रेंथन करती हैं, डेमोक्रेटाइज करती हैं, एम्पावर करती हैं, तो कुछ कंट्रीज जिसे डिसीजन मेकिंग है वो उनको ईज कर देती हैं, जैसे कि आपकी यूएन है. तो यूएन बेसिकली हमें पता है कि यूएन में रशिया के पास एक फिक्स सीट है, इट इज़ हैविंग वीटो पावर. तो वीटो पावर उसके पास है, तो वो हमेशा जो इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है ओवर द एरिया ऑफ कश्मीर, तो इट ऑलवेज यूज टू स्टैंड विद कश्मीर, सॉरी इट ऑलवेज यूज टू स्टैंड विद इंडिया. ठीक है? तो कश्मीर इशू पर वो इंडिया के साथ स्टैंड करता है. आफ्टर दिस एनर्जी सप्लायर का काम करता है हमारे इंडिया के लिए. एनर्जी सप्लायर का काम मतलब कि अगर हमारे पास कोई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है या एनर्जीज़ है, एनर्जी जैसे ऑयल है एंड आपके पावर रिसोर्सेज हैं, उन सबको वो सप्लाई करता है. इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ एनर्जी टू इंडिया. आफ्टर दिस वी कैन से कि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस भी शेयर करता है हमारे साथ रशिया इंटरनेशनल टेररिज्म के टॉपिक पर. इंटरनेशनल टेररिज्म का जो टॉपिक है उसके साथ हमारे उनके बहुत अच्छे गुड टर्म्स हैं एंड वी बोथ आर डीलिंग विद दीज थिंग्स,
राइट। आफ्टर दिस हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रल एशिया वाला रीजन है उसमें भी रशिया हमें हेल्प करता है, हमारे रिलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, राइट। एंड देन वी कैन से, क्योंकि जैसे चाइना है, चाइना एक बहुत अच्छी अप्रोच रखता है कि उसको आसपास के रीजन चाहे वो उसके साथ बहुत गुड टर्म्स में है या नहीं है, लेकिन रिलेशन अच्छे मेंटेन करने की कोशिश करता है। सो हियर वी कैन से इंडिया और चाइना के रिलेशन में रशिया एक मेजर रोल प्ले करता है। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उन टेबल लाने का जो काम करता है वो रशिया करता है। क्यों इंडिया और चाइना के बीच में? क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एंड एज वी नो वेरी वेल कि इंडिया और चाइना के रिलेशन कुछ थोड़े से हम कह सकते हैं कि कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं, तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज़ देयर। बट रशिया इज़ ऑलवेज देयर टू बैलेंस दोज रिलेशन। रशिया हमेशा उस रिलेशनशिप को बैलेंस करता है बिकॉज रशिया इज़ अ कॉमन फ्रेंड ऑफ बोथ द कंट्रीज। क्लियर। आफ्टर दिस जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में बहुत सारी आर्म्स हम लेते हैं। आर्म्स मतलब जो हथियार होते हैं, तो हथियार हमें सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलते हैं? हमें हथियार मिलते हैं रशिया से। और वी कैन से कि रशिया जो है उसके लिए इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। अब देखो हमें तो बहुत सारे इंटरेस्ट फुलफिल करा रहा है रशिया, लेकिन रशिया के भी तो कुछ इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे होंगे, तभी तो रशिया हमारे साथ है। तो रशिया को एक मार्केट मिल जाती है, रशिया को एक आर्म्स मार्केट मिली है। रशिया के लिए सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है इंडिया, राइट। देन इंडिया की अगर हम बात करें तो द इंडियन मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। बहुत सारे हार्डवेयर हमें रशिया से ही मिलते हैं। आफ्टर दिस वी कैन से कि सिंस इंडिया एक ऐसा नेशन है जो कि इंपोर्ट कराता है ऑयल को, तो ऑयल इंपोर्ट करने में भी हमें रशिया हेल्प करता है, राइट। रशिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल फॉर इंडिया, एंड ये बहुत बार हमें असिस्ट करने आता है जब हम ऑयल क्राइसिस से जूझ रहे होते हैं, या और वी कैन से कि जब हम ऑयल क्राइसिस की अर्ज पर होते हैं तो उस टाइम रशिया हमेशा हमें एक हेल्पिंग हैंड देता है। आफ्टर दिस इंडिया इज़ सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी। अब हमें पता है कि जब इंडिया के पास एक थ्रेट आता है कि इट माइट बी पॉसिबल कि न्यूक्लियर अटैक्स का या न्यूक्लियर वेपन का एक ज़माना है, तो यहाँ पर हमें भी न्यूक्लियर वेपन की ज़रूरत है, तो उस टाइम पर भी रशिया हमें एनर्जी सप्लाई करने में हेल्प करता है। क्लियर। तो इंडिया इज़ ऑलवेज देयर विद वी पीपल, रशिया इज़ ऑलवेज देयर विद वी पीपल। आफ्टर दिस वी कैन से कि इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, हमें एनर्जी के इंपोर्ट्स रशिया से मिलते हैं। देन रिपब्लिक्स ऑफ कजाकिस्तान से मिलते हैं, तुर्कमेनिस्तान से मिलते हैं। क्लियर। तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान एंड रशिया ये सब इरस्टवाइल यूएसएसआर का पार्ट हैं। आफ्टर दिस अगर हम कोऑपरेशन की बात करें तो हम बहुत अच्छे कोऑपरेशंस, नेगोशिएशंस, इन्वेस्टमेंट्स पर डील करते हैं रशिया के साथ। जैसे हमारी पार्टनरशिप है बहुत सारी अलग अलग फील्ड में। आफ्टर दिस वी यूज़ टू इन्वेस्ट इन ऑयल फील्ड्स विद रशिया। रशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स का मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी प्लान भी इंडिया को असिस्ट किया जाता है रशिया के थ्रू, राइट। तो इंडिया को असिस्ट करता है स्पेस इंडस्ट्री में भी, जो आपके स्पेस इंडस्ट्री है उसमें भी हमें हेल्प करता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर सकते हैं क्रायोजेनिक, जो आपके क्रायोजेनिक रॉकेट्स होते हैं उसमें भी इंडिया को रशिया ने हेल्प किया। आफ्टर दिस वी कैन से कि हमारे जैसे चक्र 1, चक्र 2, चक्र 3 हम पढ़ते हैं ना, तो चक्र 1 और चक्र 2 चक्र 2 एंड चक्र 3 जो आपके वेपन्स है वो भी हमने रशिया की हेल्प से बनाए हैं, राइट। तो वी आर हैविंग एक्सेस बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ रशिया। तो रशिया हमें हर एक फील्ड पर हेल्प करता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पर वो हमें हेल्प कर रहा है एंड दूसरी जगह हमें डिच कर रहा है। तो वी कैन से कि रशिया हमें बहुत अच्छे तरीके से समझता है एंड इट यूज़ टू हेल्प अस इन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स एज वेल एज इट हेल्प अस इन इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। जैसे रशिया ने इंडिया की हेल्प की है कहाँ पर? विशाखापट्टनम में जैसे स्टील प्लांट्स हैं, तो टेक्निकल असिस्टेंस हमें रशिया से मिली है स्टील प्लांट्स में। भिलाई में, बोकारो, विशाखापट्टनम, इन सब में हमें कहाँ से हेल्प मिली है? रशिया से हेल्प मिली है। क्लियर। आफ्टर दिस अगर हम मशीनरी की बात करें तो मशीनरी प्लांट्स भी इंडिया में लगाए गए हैं विद द हेल्प ऑफ रशिया। फॉर एग्जांपल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया। देन इफ़ वी टॉक अबाउट सोवियत यूनियन, तो सोवियत यूनियन ने हमारी करेंसी को, व्हेन वी वर इन नीड, हमें जब ज़रूरत थी हमारी करेंसी
या हमारा जो कंट्री है वो फाइनेंशियल क्राइसिस के अर्ज पर था, उस टाइम पर रशिया ने इंडियन करेंसी को रिकॉग्निशन दिया। क्लियर? जबकि हर कोई बच रहा था हमारी कंट्री से कि हमें इंडियन करेंसी को रिकॉग्निशन नहीं देना है, देन दे वर रेडी, रशिया वॉज रेडी एट दैट टाइम टू ट्रेड विद इंडिया व्हेन वी वर रनिंग शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। उसके अलावा एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं, कोई एक ग्राउंड नहीं होता है, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल, मिलिट्री, राइट। तो हमने इकोनॉमिक ग्राउंड का एज आई टोल्ड यू द एग्जाम्पल रिलेटेड टू द टेक्निकल असिस्टेंट फॉर स्टील प्लांट्स लाइक भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम एंड मशीनरी प्लांट्स लाइक भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। देन इफ़ वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल असिस्टेंस, तो पॉलिटिकल सपोर्ट एक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कश्मीर इशू में इन्होंने हमें हेल्प किया। देन आफ्टर दिस जब हमारा 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ, एट दैट टाइम रशिया हेल्प्ड अस। एंड उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी रशिया को बहुत जगह सपोर्ट किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लियर? तो दिस काइंड ऑफ रिलेशन द टू कंट्रीज आर शेयरिंग विद वन अनदर। आफ्टर दिस इफ वी टॉक अबाउट मिलिट्री, तो मिलिट्री रिलेशन भी इनके काफ़ी अच्छे रहे हैं। जैसे हम बात करें मिलिट्री रिलेशन की, तो मिलिट्री हार्डवेयर, अभी मैंने आपको बताया था कि आर्म्स हमें सप्लाई करता है रशिया, और बदले में रशिया जो है उसके लिए इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है। आफ्टर दिस हार्डवेयर जितने भी होते हैं वो हमें मिलिट्री के हार्डवेयर सारे रशिया से मिलते हैं, टेक्नोलॉजीज़ हम वहाँ से लेते हैं। आफ्टर दिस मिलिट्री इक्विपमेंट जितने भी होते हैं, इंडिया और रशिया उन पे बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जहाँ पर उन्होंने बायलेटरल एग्रीमेंट साइन किए हैं। कल्चरल, एज आई टोल्ड यू, हिंदी फिल्म्स एंड इंडियन सिनेमा के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी फिल्म और इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सोवियत यूनियन में, राइट। तो सोवियत यूनियन मतलब इरेस्टवाइल सोवियत यूनियन, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वहाँ पर हमारे बहुत सारे राइटर्स और आर्टिस्ट विजिट करते रहते हैं। क्लियर? सो दीज आर द रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड रशिया। सो दिस टॉपिक आपको ये ध्यान रखना है कि इस टॉपिक में आपको एक चीज़ जो है वो ये है कि टॉपिक का नाम आपको बेशक दिया गया है इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, बट इफ़ क्वेश्चन विल कम लाइक इंडिया एंड रशिया रिलेशन, देन यू हैव टू राइट द सेम आंसर। क्लियर? आफ्टर दिस लेट अस रिकैप्चुलेट। तो रिकैप्चुलेट अगर हम कर रहे हैं तो वी कम टू नो कि वी डिस्कस्ड अबाउट इंडिया एंड रशिया रिलेशंस ऑन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड सोशल ग्राउंड्स। इकोनॉमिक ग्राउंड में मैंने आपको बताया कि टेक्निकल असिस्टेंट मिली है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। देन आई टोल्ड यू अबाउट दी पब्लिक सेक्टर कंपनीज, जहाँ पर जब इंडिया वॉज इन नीड तो सोवियत यूनियन असिस्टेड अस। आफ्टर दिस इंडियन करेंसी के बारे में मैंने आपको बताया कि इंडियन करेंसी के साथ वो ट्रेड करने को तैयार थे जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस चल रहे थे और वी वर रनिंग शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। आफ्टर दिस पॉलिटिकल क्राइसिस भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि मैंने आपको बताया 1971 का वॉर, कश्मीर का युद्ध, या सॉरी कश्मीर का इशू। एंड देन आफ्टर दिस इंडिया टू सपोर्टेड सोवियत फॉरेन पॉलिसी। सो फॉरेन की कुछ फॉरेन पॉलिसी सोवियत की उनको भी सपोर्ट करता है इंडिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और अगर हम मिलिट्री की बात करें तो आर्म्स हमें वहाँ से मिलती है, कुछ जॉइंट मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी हम शेयर करते हैं उनके साथ एग्रीमेंट। देन कल्चर आई टॉक यू अबाउट, तो कल्चर में मैंने आपको बताया हिंदी फिल्म्स एंड इंडियन सिनेमास, and large number of artists and writers used to visit USSR. So this is all about this chapter. With this topic your chapter is over. If you have any doubt you can ask in comment section. Thank you so much for watching. Stay tuned.